बात है, क्योंकि ये साफ नजर आता है कि ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है, जहां पर एक तरफ नफरत दिन रात परोसी जा रही है और किस तरह से वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर मसले पर अपनी राय रखते हैं और उसके बाद वो हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं और उसी एजेंडे को लेकर ही वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर गए थे। और हमने ये भी देखा है कि जो बड़े चैनल्स हैं, खासतौर पर सो कॉल्ड जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां पर राहुल गांधी इंटरव्यूज देते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि छोटे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको वो इंटरव्यू भले ही दे देते हैं। तो ये भी हमने देखा है। लेकिन राधिका जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आगे आने वाले वक्त में 2024 भी दूर नहीं है। 30 और 1 को महाराष्ट्र में तीसरी बार जो है इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो जुड़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमने शरद पवार को लेकर खबर देखी, उससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी हमने वाद विवाद देखा, अलका लांबा को लेकर जो एक कंफ्यूजन था, उसके बाद भी अलका लांबा ने ट्वीट किया, वो भी हमने देखा। तो क्या हम जो अब देखेंगे 31 और 1 को, क्योंकि 2 मीटिंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या फर्क हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या इस बार ये सामने नजर आएगा कि आगे चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाने जा रहा है पूरा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस? जी देखिए, अभी तो 2 मीटिंग हुई, शुरुआत थी। पहली मीटिंग में कम पार्टीज थी, फिर बढ़ते बढ़ते दूसरी मीटिंग में उनका नंबर भी बढ़ा। तो जब बहुत सारी पार्टी इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम जब आप किसी सत्य को हमेशा थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है जीतने के लिए, क्योंकि झूठ इतना भारी और इतनी तेजी से फैलता है कि उसको काउंटर करने के लिए सत्य धीरे फैलता है। लोग झूठ पे ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। सच्चाई की जीत भी अच्छाई की जीत भी बुराई पे समय लगाती है, तुरंत से नहीं हो जाती। तो एक लंबा स्ट्रगल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक फेक नैरेटिव और इतना देश को इतना तबाह कर रखा है, उसको सफाई करने में समय लगेगा। उसी तरीके से कि कैसे सब साथ आए, क्योंकि देखिए हर जगह अपने अपने रीजन में अलग अलग पार्टी स्ट्रांग है। कई किसी स्टेट में स्ट्रांग है, कोई कहीं पे स्ट्रांग है, किसी की कोई स्ट्रेंथ है, किसी की कोई वीकनेस है। तो सबको साथ लेके चर्चा करी जा रही है और मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ हमें नया आगे आएगा, कुछ डिसीजन दिए जाएंगे फिर धीरे धीरे करते, क्योंकि अभी 2024 में थोड़ा सा समय है और ये हमारे को भी सबको एक लाइन पे सबकी जो डिस्कस, जो कौन क्या चाहता है। ममता बनर्जी जी अलग चीज चाहेंगी, शिवसेना की अलग थॉट होगी, एनसीपी है, सबकी जो इश्यूज हैं सब इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है और फाइनल एक रूपरेखा बनाने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा। लेकिन एक बात जो देखने को मिली, जब पहली इंडिया की मीटिंग हुई उसके बाद मोदी सरकार बहुत परेशान हो गई। जिस तरीके से वो एक हडल में आए और उन्होंने तुरंत से अपनी मीटिंग अनाउंस करी कि हमारे साथ देखिए 28 लोग हैं, 30 लोग हैं, पता नहीं शायद 38 के 28, पता नहीं कितने लोग हैं, 38 जी, 38 ऐसी पार्टी 38 जी, ऐसे ऐसे लोग ले आए जिनका कुछ लेना देना नहीं है। आप एक मोदी जी का वीडियो बहुत वायरल होता है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के अपनी छाती पीटते कहते हैं मैं अकेला, मैं अकेला। अरे मैं अकेला जो आदमी अपने आप को कहता था, वो आज 38 लोगों को अब गिनवा रहा है अपने साथ। और देखिए इतना वो परेशान हो गए कि जिस आदमी को वो रोज सुबह शाम करप्ट बताते थे, शाह साहब ने भी कहा कि उनके खिलाफ चलती रहेगी कार्रवाई, वो अजीत पवार साहब मोदी जी और शाह साहब के बीच में बिल्कुल खड़े हुए थे। उसके बाद जो फोटो आई, ऐसे ऐसे लोग, चिराग पासवान जिसको मोदी जी ने 5 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया अपने घर में रहने के लिए, किक आउट कर दिया उनके घर से, वो भी उनको गले लगा रहे हैं। तो तब भाई भतीजावाद, परिवारवाद सब साइड कर दिया। तो आप देखिए कि कितना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार डर गई। अभी तो पहली मीटिंग हुई थी कि इतने लोग साथ हैं, उससे मैं डर गई। तो आप सोचिए जब धीरे धीरे रूपरेखा और किस तरीके से हम लोग साथ लड़ेंगे, कहाँ पे क्या होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कितना थरथराएंगे। बिल्कुल, थोड़ा समय क्योंकि ये भी लगेगा, कहा जा तो रहा है धीरे कि धीरे 5 आएगा। जी जी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो 2024 की पटकथा लिखेंगे। बार बार इस तरह से, हालांकि पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन 3 राज्यों के खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं, कांग्रेस काफी मजबूत वहां पर नजर आती है। 2 राज्यों में आपकी तो पहले से सरकार है, मध्य प्रदेश में थी लेकिन वो आपसे छीन ली गई। तो इन तीनों राज्यों में तो कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, लेकिन जो आपके साथ जो दल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी मांग सकते हैं।
तो ये आपको नहीं लगता आगे आने वाले वक्त में आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो आप अकेले भी लड़े तो भी काफी मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों राज्यों में जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के, वो काफी मजबूत माने जाते हैं। देखिए, रही तीनों राज्यों की, जैसे आपने कहा राजस्थान में, इन तीनों राज्यों में एज सच और पार्टियों का कोई कुछ है नहीं इतना अस्तित्व कि वो आके यहाँ पे लड़े और उनसे कोई फर्क पड़ेगा। अब हम राजस्थान में आपने देखा है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी कि वहां पे सरकार गिराई जाए, लोगों को खरीद फरोश करने की कोशिश करी, लेकिन वो वहां पे फेल हो गए और एक्सपोज बहुत बुरी तरह हुए। अभी तक केस चल रहे हैं उनके बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर। और राजस्थान में वो अभी तक अपना चेहरा नहीं घोषित कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे कि किसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में तो वो बिल्कुल ही हार चुके हैं। कल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के दिन जो ईडी मोदी जी ने अपनी इलेक्शन डिपार्टमेंट भेजा वहां पे, वो साफ हो गया कि वहां पे तो वो बिल्कुल मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं चुनाव। वहां का तो आप पहली रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं मोदी जी कि हम हार चुके हैं। मध्य प्रदेश जो उनकी चोरी की सरकार थी, क्या वहां पे हालात है? वहां की जनता परेशान हो चुकी है। एक चोरी के मुख्यमंत्री, चोर मुख्यमंत्री मैं कहूंगी, क्योंकि जो चोरी की सरकार के राजा होंगे वो चोर ही कहलाएंगे। तो इन तीन जगहों पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बिल्कुल जाएगा ही कि आने वाले समय में कि जब चुनाव पास आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ इन तीन राज्यों के साथ साथ जो दो और चुनाव हुए थे इससे पहले, कर्नाटक और हिमाचल, उधर से ही ये मैसेज जाना शुरू हो गया था, जब एक ऐसा स्टेट जहां से खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा साहब, जब आप वो स्टेट हार गए। आगाज तो जी वहीं से हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का अब पैकअप होने वाला है, जब मोदी जी को खुद अपने एक एमएलए को फोन करना पड़ा कि आप अपना नामांकन इस बार मत भरिए वहां से और मेरे पे विश्वास रखिए, और उन्हीं के खुद के आदमी ने उन पे विश्वास नहीं रखा, तो किस तरीके से देश का विश्वास उनसे टूटता गया। हिमाचल में देखा, फिर कर्नाटक में मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि शाह साहब ने लोगों को धमकाया, वहां पे मोदी सरकार ने डबल इंजन के नाम पे वोट मांगी, हनुमान जी को उन्होंने नहीं बख्शा, हनुमान जी को उन्होंने ला खड़ा कर दिया बजरंग दल के साथ जो नफरत फैलाते हैं, हर रणनीति अपना ली, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे देश की जनता अब ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 9 साल एक्सपोज होने का, 5 साल इनको मौका मिला, ये नहीं कर पाए वादे पूरे, फिर भी देश की जनता, हमारे भारत के जो लोग हैं वो बहुत मौके देते हैं कि आप अपनी गलती सुधार लीजिए, ये हमारा कल्चर ऐसा है, सबको मौका दिया जाता है बुशरा जी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं सुधारा। तो ये दो चुनाव पहले के आने वाले ये जो 5 राज्य के चुनाव है, इसके बाद तेलंगाना होगा, मिजोरम होगा, उससे भी बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तेलंगाना में भी इस बार चेंज है, वहां की भी जी। जनता तंग आ चुकी है जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत हम्म। अहम मुद्दा है जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। तो और मैं समझती हूँ कि ये इमीडिएटली इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे उनपे बहुत असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीट्स है और जिस तरीके से ये लोग बार हम्म। बार जो भ्रष्टाचार के और भाई भतीजावाद पे मोदी जी वार करते हैं और स्वयं उसी से लिप्त उनकी सरकारें हर जगह है। 50% कमीशन खोर सरकार मध्य प्रदेश की, 40% कमीशन खोर सरकार उनकी कर्नाटक की थी। बार बार इनके स्कैम सामने आ रहे हैं, परिवारवाद की लंबी लिस्ट है। प्रमोद महाजन जी की बिटिया हो, चाहे सिंधिया परिवार हो, सिंधिया परिवार के 2 नग मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं। इनके को पीयूष गोयल जी खुद परिवारवाद के शिकार है। तो सारे के सारे कोई एक नेता भी इनका उठा के देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बेटे हो, धर्मेंद्र प्रधान जी किसके बेटे हैं, स्वयं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, जो ना निर्मला प्याज खाती है सीतारमण ना जी। लहसुन खाती है, इसलिए से इससे उनको फर्क नहीं पड़ता दामों से। आजकल शायद टमाटर भी नहीं खाती हैं वो, उनके तो वो भी खुद पॉलिटिकल फैमिली से आती है। तो जो जनता को अब ये एक्सपोज हो गया, पहले जनता को पता नहीं था, अब सब सामने आ रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो चैनल्स आ रहे हैं न्यूज के, और आप जैसे पत्रकार जो इनको बेखौफ से, निडरता से सब कुछ सामने जनता के सामने परोस रहे। क्योंकि आजकल जो जमाना है, सब यूट्यूब और फोन पे ही सब कुछ देखना चाहते हैं। टीवी मेरे को लगता है जो ये नफरत वाले चैनल्स आजकल जो परोस भी रहे कंटेंट, वो इतना इफेक्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि सब आजकल अपने यूट्यूब और ट्विटर और इस पे जो नए सोशल मीडिया पे चैनल्स आ रहे हैं उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जर्नलिस्ट पे। तो बहुत एक्सपोज हो चुके जी। हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक